नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जल्दी से आप लोग आ जाइए। गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को, जल्दी से आ जाइए। और देखिए आज होगा आपका टेस्ट नंबर आपका 3rd। बहुत अच्छा आप लोग का टेस्ट चल रहा है दोस्तों। टेस्ट नंबर 2 आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप सभी का, है ना। बहुत सभी लोगों ने लाइक किया उसको। और आज देखेंगे हम लोग दोस्तों टेस्ट नंबर आपका 3rd। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आज का भी होने वाला है। कल वाला क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आज का भी क्लास आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। यहाँ से भी जो प्रश्न आज हम लेकर के आए हैं बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 100 प्रश्न से ज़्यादा प्रश्न हम लोग यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए। और चलिए आज देखते हैं हम लोग क्या क्या यहाँ पर सवाल होने वाला है। देखिए दोस्तों, अगर आप प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, प्रधान अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि प्रधान अध्यापक की भी आप लगे रहिए अभी से ही, है ना, तो आपकी तैयारी हो जाएगी प्रधान अध्यापक के लिए। और प्रधान शिक्षक की जो एग्ज़ाम होगी आपका 18 दिसंबर 2022, ठीक है, ये आपकी डेट है इस एग्ज़ाम की। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, ठीक है, अगर आपको प्रधान शिक्षक की नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए हमारा 7857824310। एक चीज़ और दोस्तों, जो लोग बिलीस करना चाह रहे हैं, क्योंकि बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस है ना, बिलीस, आप हमारे ग्रुप में जुड़े होंगे तो आपको बिलीस के बारे में जानकारी दिया होगा। बिलीस अगर करना चाह रहे हैं तो आपका बिलीस हो जाएगा। सेशन होगा 21-22, है ना। और इसका जो एग्ज़ाम है वो 1 नवंबर से आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है। लास्ट डेट आपका है 14 अक्टूबर, ठीक है। एडमिशन का लास्ट डेट है 14 अक्टूबर। जो लोग अगर बिलीस करना चाह रहे होंगे तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप बिलीस के बारे में एडमिशन ले सकते हैं। लास्ट डेट है 14 नवंबर। अगर अभी बिलीस कर लेते हैं तो जो वैकेंसी आने वाली है आपकी वैकेंसी पकड़ा जाएगी और आप बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरियन आप बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक लाइब्रेरी का भी सूचना थोड़ा सा दे दिया आप लोग को। और जो लोग नए हैं तो ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ये नंबर आपको दिया गया है, 351 मात्र चार्ज है। 351 पे करके आप हमारे PDF नोट से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये नंबर भी आपके पास दिया हुआ है ना, आप सभी लोगों को पता होगा। हम लोग लेट नहीं करेंगे, चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सभी लोग आ जाइएगा, सभी लोग आ जाइएगा, जितने लोग लाइव हैं सभी लोग एक बार वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला सवाल कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब? तो 1976 ईस्वी में, ठीक है। 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। कह रहा है कि 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? और 42वें संविधान संशोधन में दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक है। और इसको मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ आपको पता है, कल भी कई बार आप लोग को रिवीजन, देखिए ये मतलब आप क्लास सुनते सुनते आप लोग को सभी चीज़ याद हो जाएगा, है ना। आप नोट कर लेते हैं तो और भी अच्छा चीज़ है ना। और अगर सुन रहे हैं तो सुनते सुनते भी आपको अगर 2-4 बार वीडियो को देख लेते हैं तो आपको सब चीज़ कंठस्थ हो जाएगा। 1976 में हुआ था 42वें संविधान संशोधन, उसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या है 11। 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो 86वें संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, और इसको आपको जोड़ा गया था, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो मूल संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसको 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में, जी हाँ, अनुच्छेद की यहाँ पर चर्चा है कि मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो अनुच्छेद 51 के ए, है ना, अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। और इसमें अभी टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। अगर आप NCERT बुक पढ़ते होंगे ना तो NCERT बुक का जो फर्स्ट पेज होता है ना उसमें मौलिक कर्तव्य, या फिर पीछे वाला जो पेज होता है वहाँ पर भी मौलिक कर्तव्य आपको दिया हुआ रहता है कि कौन कौन से हमारा मौलिक कर्तव्य है, वो वहाँ से भी आपको कभी कभी छांटने के लिए दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको दोस्तों 51 के ए में हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि भाग कितने में है तो भाग क्या हो जाएगा, भाग 4 के ए हो जाएगा, है ना, भाग 4 के ए, और अनुच्छेद 51 के ए में हो जाएगा आपका, ठीक है। लिया कहाँ गया से है तो रूस से लिया गया है ये मौलिक कर्तव्य आपका, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर यह मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में।
अगला सवाल है आपका कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। जी हाँ, प्रश्न कह रहा है कि भारत का प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे, है ना। हमारा क्या कर्तव्य है कि जो पर्यावरण है उसका क्या करे, संरक्षण करे, है ना, पर्यावरण को बिगाड़े नहीं, है ना। और ये हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है और ये क्या है दोस्तों, ये एक मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। और ये अनुच्छेद 51 के ए में ये बातें लिखी गई है। ये आपका भी कर्तव्य है, ये हमारा भी कर्तव्य है, ये प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका सुधार करे। अगला सवाल है कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और संसद किससे मिलकर के बनता है, तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग हैं, ये तीनों अंग आप याद रखिएगा, ठीक है। संसद के कितने अंग हैं, 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं। सदन पूछे तो सदन 2 है, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा, ठीक है ना। उच्च सदन और निम्न सदन। लोकसभा को क्या कहा जाता है, आप बताइएगा कमेंट करके, लोकसभा को क्या कहा जाता है और राज्यसभा को क्या कहा जाता है ना। लोकसभा को कहा जाता है दोस्तों निम्न सदन, क्या कहते हैं इसको, निम्न सदन कहा जाता है। और राज्यसभा को कहा जाता है आपका उच्च सदन, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना है ना। लोकसभा जो है हमारा, ये प्रत्येक 5 साल के बाद भंग हो जाता है और फिर से चुनाव होता है ना। लेकिन जो राज्यसभा है ये कभी भी भंग नहीं होता है, राज्यसभा हमेशा अस्थायी होता है। राज्यसभा में क्या होता है कि प्रत्येक 1/3 जो सदस्य होते हैं, है ना। राज्यसभा में क्या होता है कि 1/3 जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 साल पर क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। एक अंतर यहाँ पर और है लोकसभा राज्यसभा में कि लोकसभा के जो सदस्य के कार्यकाल होता है वो 5 साल होता है, जबकि राज्यसभा के जो सदस्य का कार्यकाल है उसका 6 वर्ष होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में घुमाया जाता है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि राज्यसभा के सदस्य जो हैं उनके कार्यकाल कितना होगा, तो 6 साल उनका कार्यकाल होता है। राज्यसभा का नहीं पूछा जा रहा है, राज्यसभा के सदस्य का पूछा जा रहा है। तो बहुत सारे लोग इसमें गलत कर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा 6 साल होता है और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल का होता है ना। ये दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। प्रतिनिधि सभा किसको कहा जाता है, तो लोकसभा को दोस्तों प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में आया है कि किस सदन को लोकप्रिय सदन कहते हैं, तो लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, लाइक बटन दबा दीजिएगा, है ना। कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा दबाने का, बिल्कुल फ्री है ना। और एक चीज़ और, अगर हमारे आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो कैरियर परिवार CAREER हमारा कैरियर परिवार नाम का, है ना, कैरियर परिवार नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस होते रहता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। सवाल कह रहा है कि संसद के अस्थाई सदन कौन सा। तो भाई साहब मैंने अभी आपको बताया कि अस्थाई सदन किसको कहते हैं, तो अस्थाई सदन है आपका राज्यसभा, है ना। और अस्थाई सदन किसे कहेंगे, तो अस्थाई सदस्य हो जाएगा आपका लोकसभा, है ना। राज्यसभा अस्थाई होता है, कभी भी भंग नहीं होता है। क्यों नहीं भंग होता है, क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं 1/3 जो सदस्य होते हैं दोस्तों, है ना, ये नोट कर लीजिएगा। इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं ये प्रत्येक 2 साल पर, है ना, प्रत्येक 2 साल पर क्या हो जाते हैं, तो ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रत्येक 2 साल पर ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं आपका। इसी वजह से क्या होता है, तो ये अस्थाई होता है आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद बनती है। तो अभी आपको बता दिए कि हमारी जो संसद है दोस्तों वो 3 अंगों से मिलकर के बनी हुई है। एक तो लोकसभा है, एक राज्यसभा है और एक राष्ट्रपति है, ठीक है। याद रखिएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनता है हमारा संसद। नेक्स्ट है कि किसे संसद का अभिन्न भाग कहा जाता है, तो संसद का अभिन्न भाग है आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद कितने में है, याद रखिएगा, सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो राष्ट्रपति का पद, है ना, राष्ट्रपति का जो पद है ये कितने अनुच्छेद में है। अगला है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो 3 अंग है। यही तीनों अंग आप याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और
राष्ट्रपति, है ना। देखिए राष्ट्रपति का जो पद है दोस्तों वो अनुच्छेद 52 में इसकी चर्चा की गई है। एक क्वेश्चन और बताइएगा कि राष्ट्रपति का क्षमादान अनुच्छेद कितने में है, कमेंट करके बताइए राष्ट्रपति का क्षमादान। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। अगला सवाल है आपका कि संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन, तो अभी आपको बताया दोस्तों निम्न सदन किसको कहेंगे, है ना, लोकसभा को, और उच्च सदन कहा जाता है आपको राज्यसभा को, है ना। उच्च सदन जो है राज्यसभा ये कभी भंग नहीं होता है, लेकिन निम्न सदन प्रत्येक 5 साल पर भंग हो जाता है। 5 साल के पहले भी इसको भंग किया जा सकता है ना, तो वो अलग चर्चा है आपका। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। सवाल है कि लोकसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, तो लोकसभा को राष्ट्रपति महोदय भंग कर सकते हैं, है ना, लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, तो भारतीय संसद की संप्रभुता दोस्तों किससे प्रतिबंधित है, तो न्यायिक समीक्षा से, है ना, किससे, तो न्यायिक समीक्षा से। नेक्स्ट है कि संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल होता है। देखिए जो संसद है इसके जो अधिवेशन होते हैं तो अधिकतम 6 माह से ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए, है ना। जो अधिवेशन होता है संसद में, है ना, राज्यसभा लोकसभा में जो अधिवेशन होते हैं ना उसमें 6 माह से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, आपको कई बार एग्जाम में आ चुका है। जितने सवाल हैं ना आपको एग्जाम में पूछे गए हैं और आप लोग को भी पूछे जाने की 100% संभावना है, तो इसीलिए एक भी सवाल को मिस नहीं करना है। अगला है कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप बताइए अगर राज्यसभा और लोकसभा में क्या हो गया, मतभेद हो गया, गतिरोध हो गया, और इसको दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, ठीक है। किसके द्वारा बुलाई जाएगी, राष्ट्रपति। एक चीज आप कमेंट करके हमको बताइए कि ये जो संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अनुच्छेद कितने के तहत, सभी लोग कमेंट कीजिएगा अनुच्छेद कितने के तहत बुलाया जाता है। मैंने कल ही बताया है इसके बारे में, अगर कल वाला देखे होंगे तो आपको पता होगा। अगला है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। देखिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होगी, है ना, और बुलाएगा कौन, तो राष्ट्रपति महोदय बुलाएंगे। कब होगी, जब दोनों में मतभेद हो जाता है ना, जब लोकसभा और राज्यसभा किसी विधेयक को लेकर के मतभेद हो तो राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं। अनुच्छेद कितने, तो 108, है ना, श्री 108 याद रखिएगा, है ना, 108 नंबर अनुच्छेद से राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाएगा कि ये जो संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों, अध्यक्षता कौन करेगा, तो अगला जो प्रश्न है यही सवाल है। अगला सवाल यही है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं, लेकिन बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अगला सवाल है आपका कि संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है। अब देखिए संसद के जो संयुक्त बैठक इसके संबोधित करेंगे राष्ट्रपति महोदय। नेक्स्ट है कि संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है, तो प्रश्नकाल, है ना। जो संसद के जो कार्यवाही चलता है आपका उसमें जो 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक के समय को यानी कि काल को क्या कहा जाता है, प्रश्नकाल कहा जाता है। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, प्रश्नकाल। और 12 बजे के बाद जो समय होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है शून्यकाल। क्या कहा जाता है, 12 बजे के बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, प्रश्नकाल क्या है, शून्यकाल क्या है। तो संसद की जो कार्रवाई होती है उसमें जो 11 से 12 बजे यानी कि प्रथम 1 घंटे का जो समय होता है वो प्रश्नकाल होता है, और उसके बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। तो यहाँ से ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। चलिए तो प्रश्नकाल और शून्यकाल हो गया। अगला है कि संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। अगर मान लिया जाए कि आप संसद के क्या हैं, सदस्य हैं, और बिना बताए हुए आप 60 दिन तक क्या है, अनुपस्थित है, आप संसद में उपस्थित नहीं हुए, कार्रवाई में आप भाग नहीं लिए, तो आप क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपको अनुपस्थित अगर आप रहते हैं तो आपकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आपकी जो सदस्यता है संसद की वो समाप्त हो जाएगी।
तो 60 दिन तक अगर आप सूचना नहीं देते हैं तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। चलिए अगला सवाल है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद का बैठक हो सकता है। कम से कम पूछ रहा है ना, तो कम से कम 2 बार हो सकता है ना। 6 महीना के अंतराल पर होता है, 6 महीने के अंतराल पर, तो कम से कम 2 बार हो सकता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 बार होना जरूरी है। अगला है कि सांसदों का जो वेतन है ना, जो सांसद चुन करके जाते हैं उनका वेतन का निर्णय कौन करता है। तो संसद खुद निर्णय करता है उनके वेतन का। ठीक है, संसद निर्णय करता है कि उनको वेतन कितना दिया जाए। नेक्स्ट है कि संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु लोकसभा का गठन कब हुआ था। देखिए त्रिशंकु लोकसभा का मतलब क्या हुआ, गठबंधन है ना, गठबंधन से जो सरकार बनती है उसी को यहाँ पर नाम दिया गया है त्रिशंकु लोकसभा। तो ये जो प्रथम बना था दोस्तों वो 1989 ईस्वी में है ना। ये कब हुआ था सबसे पहली बार त्रिशंकु लोकसभा का गठन 1989 में। नेक्स्ट है कि भारत का पार्लियामेंट यानी कि संसद, इसका उद्घाटन कब हुआ था। तो 1952 में इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ, 1952 में। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा जितने लोग देख रहे हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। डेली 9 बजे क्लास होती है आपकी, है कि नहीं। नेक्स्ट है कि और बहुत जल्द दोस्तों 2 से 4 दिन के अंदर है ना, तो संडे से पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि डिजिटल बोर्ड आप लोग का लग जाए और उस पर क्लास आपका शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है। अब दोनों सदन जो है लोकसभा और राज्यसभा, इसका सत्रावसान करेगा राष्ट्रपति महोदय जी। नेक्स्ट है कि भारत का संचित निधि से धन निर्गम पर नियंत्रण किसका होता है। जो संचित निधि होता है ना, संचित निधि से कितना धन निकल रहा है, कितना धन आ रहा है ना, क्या उसका लेखा जोखा जो करेगा वो संसद ही करेगा, है ना। तो कहाँ निकलना चाहिए, है ना, संचित निधि से जो पैसा निकलता है वो संसद इस पर ध्यान लगाए हुए रखता है। अगला है कि देश का प्रथम नागरिक, तो प्रथम नागरिक किसे कहते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रपति को कहेंगे प्रथम नागरिक, है ना। देश का प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति महोदय। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार, देखिए ये सेशन कराने का एक ही उद्देश्य है ना कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन हो जाए और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम 100% देने का प्रयास करें। अगर आप डेली देख रहे हैं ना तो आपको तो ये सब चीज़ अब याद हो गया होगा, है कि नहीं। ये सब चीज़ मैं पहले बहुत क्वेश्चन आंसर करवा चुका हूँ, याद हो गया होगा, और आगे भी और भी करवाते रहूँगा, है ना, तरह तरह के क्वेश्चन प्रकार के, ताकि आप लोग को पूरा यहाँ पर रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेना, है ना, जल और थल और वायु, तीनों सेना का मतलब क्या हुआ, जल थल और वायु, तो तीनों सेनाएं जो हैं इसके अध्यक्ष जो है यानी कि सुप्रीम कमांडर कौन होता है, तो राष्ट्रपति महोदय ही होते हैं तीनों सेनाओं के अध्यक्ष। अगला है कि भारत का राष्ट्रपति होता है, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। देखिए राष्ट्रपति के लिए कुछ नियम कानून भी है, अगर जो राष्ट्रपति बन सकते हैं तो, है ना, कम से कम आपका 35 साल उम्र होना चाहिए। ठीक है, कम से कम राष्ट्रपति के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो 35 वर्ष। 1 मिनट आप नोट कर लीजिए, 35 वर्ष। अब है लिख लीजिएगा उपराष्ट्रपति के लिए, तो उपराष्ट्रपति महोदय के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए भाई साहब, तो उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 साल होना चाहिए। 2 चीज़ आप नोट कर लिए। तीसरा चीज़ नोट कर लीजिए कि राज्यपाल के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो इसके लिए भी 35 साल होनी चाहिए। तीनों के लिए 35 है, तो ये चीज़ आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल जो पूछ सकता है आपको कि लोकसभा, है ना, लोकसभा के सदस्य होने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो कम से कम 25 साल। राज्यसभा के सदस्य के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो कम से कम 30 साल। ठीक है, लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल, ये चीज़ याद रखिएगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 साल होना चाहिए, है ना, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा के भी सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है, राज्यसभा के भी जो सदस्य है वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है ना। तो कम से कम उम्र चाहिए कितना, तो 25 साल चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। जैसे कि मनमोहन सिंह जो थे वो राज्यसभा से मतलब प्रधानमंत्री बने थे आपका।
ठीक है, राज्यसभा के वो सदस्य थे और वो प्रधानमंत्री बने थे। चलिए अब हम चलते हैं, कुछ और यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए कि मुख्यमंत्री यानी कि सीएम बनने के लिए कितना होनी चाहिए, तो सीएम बनने के लिए भी 25 साल होना चाहिए उम्र कम से कम। मुखिया बनने के लिए कितना होना चाहिए, कमेंट कीजिए तो फटाफट, है ना, मुखिया बनने के लिए कम से कम कितना उम्र होना चाहिए। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। दोस्तों, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ना, वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है ना। अप्रत्यक्ष रूप कहने का मतलब क्या हुआ कि जितने भी आपको लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के जो विधानसभाएं हैं, वहाँ के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही मिल करके राष्ट्रपति को चुनते हैं। हम वोट नहीं देते हैं, ठीक है, हम वोट नहीं देते हैं, आप वोट नहीं देते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन देते हैं, तो जो लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं और जो राज्यों के विधानसभा है वहाँ के जो सदस्य हैं, वो सभी मिलकर के वोट देते हैं और वहाँ से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसलिए इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। अगला है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो गया तो इसका निपटारा कौन करेगा, तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद कितने में है, तो 1(2) का 4, है ना, 1(2) का 4 याद रखिएगा, वो 1, 2, 4, है ना, 124 में है उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। देखिए, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, तो 35 साल उम्र तो होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके अलावे क्या होना चाहिए, तो उस राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति हैं उसके पास 50 प्रस्तावक होनी चाहिए और 50 अनुमोदक होनी चाहिए, है ना। तो यही आप याद रखिएगा, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, ठीक है, इसके पास होनी चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, है ना। क्योंकि देखो 35 वर्ष तो बहुत सारे लोगों का है, भारत के भी नागरिक हैं, है ना, और किसी लाभ के पद पर भी नहीं है, लेकिन ये वाला जो मामला आता है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, ये सभी लोगों के पास नहीं है, इसके वजह से दिक्कत हो जाता है, इसीलिए सब कोई राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगला सवाल चलते हैं आपका। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। देखिए, भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, ये कैसे होता है, तो एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला है और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इसी प्रकार से होता है ना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का। अगला है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संबंधित किया गया। देखिए, अगर राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, दोनों के निर्वाचन में क्या हो गया, विवाद हो गया, तो इसका विवाद का निपटारा कौन करता है, उच्चतम न्यायालय करेगा। और उच्चतम न्यायालय जो इसका निपटारा करेगा वो कितने अनुच्छेद के तहत करेगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। अनुच्छेद कितने के तहत करेगा भाई साहब, तो अनुच्छेद 71 आप याद रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 71। और अनुच्छेद 72 में क्या है, अभी आपसे सवाल पूछे थे ना, 72 में क्या है, तो याद रखिएगा क्षमादान। 72 में क्या है, राष्ट्रपति का क्षमादान, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं वो जो किसी को अगर मृत्यु दंड दे दिया गया है, फांसी की सजा दे दी गई है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, क्षमा भी कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो राष्ट्रपति जी जो बनते हैं वो 5 साल के लिए बनते हैं। 5 साल से पहले भी इनको पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाएंगे, तो महाभियोग लगा करके, है ना, क्या करेंगे, इन पर महाभियोग लगाएंगे और महाभियोग लगाने के लिए इनको 14 दिन पहले सूचना देंगे, है ना। इसके बाद लोकसभा के किसी संसद के किसी भी सदन में महाभियोग के लिए लाया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपका 14 दिन पहले इनको सूचना दी जाती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला सवाल हम चलते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद पूछ रहा है भाई साहब कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है ना। तो राष्ट्रपति का जो पदावधि है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति का, है ना, राष्ट्रपति का पदावधि, तो राष्ट्रपति का जो पदावधि है दोस्तों, ये अनुच्छेद 56 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद कितने में, 56 में इसका वर्णन है राष्ट्रपति का पदावधि। और इसको शपथ ग्रहण कौन दिलाता है, तो शपथ ग्रहण सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण।
अगला सवाल है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और मैंने इसका जवाब आपको पहले दे चुका हूं कि अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो इसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे, यानी कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होंगे। तो एक तो संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसके सदस्य भाग लेंगे। उसके अलावे विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। एक चीज़ यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है ना तो निर्वाचित सदस्य रहेंगे। राष्ट्रपति का अगर चुनाव हो रहा है भाई साहब तो निर्वाचित सदस्य रहेंगे। और अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है ना, अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, ठीक है, उपराष्ट्रपति का अगर चुनाव हो रहा है तो इसमें निर्वाचित नहीं, इसमें सभी सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में ये थोड़ा सा अंतर है कि राष्ट्रपति में सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी सदस्य भाग लेते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है और लोग कंफ्यूज करते हैं बार बार। अगला सवाल चलते हैं। प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगर भारत के जो राष्ट्रपति उसको पद से कैसे हटाएंगे तो महाभियोग लगा करके अभी बताए, 14 दिन पहले इनको सूचना दे दिया जाता है। ठीक है, तो संसद द्वारा महाभियोग लगा करके इनको हटाया जा सकता है। अगला है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया ली गई है वो अमेरिका से ली गई है। कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है महाभियोग की प्रक्रिया। अगला है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, कि जो राष्ट्रपति महोदय हैं ये मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ ग्रहण दिलाते हैं। और अनुच्छेद कितने के तहत इनको शपथ ग्रहण कराता है, तो ये आपका अनुच्छेद गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर कर लीजिएगा अनुच्छेद नंबर 60। ठीक है, अनुच्छेद 60 के तहत, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं वो संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो अनुच्छेद 60 यहाँ पर सही कर लीजिएगा, ये 70 यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों किसी कारण से राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति क्या है, दोनों का पद क्या है? खाली है। दोनों का पद क्या है? खाली है। तो वैसी स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा, यानी कि राष्ट्रपति के कार्य कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वैसी स्थिति में करेंगे, है ना। अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं, उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हैं, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? तो जो उस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो कार्य करेंगे इस प्रकार, ऐसी स्थिति में। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई साहब एक लाइक कर दीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं अभी तक तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर डेली प्रैक्टिस भी होता है। ठीक है, चलिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र सौंपेगा वो उपराष्ट्रपति महोदय को सौंपेगा। और उपराष्ट्रपति किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, दोनों अदला बदली कर सकते हैं। चलिए, अगला सवाल है। और लोकसभा अध्यक्ष में भी यही होता है, जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं ना अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति जो त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है दोस्तों। अगला है कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो 6 माह में उनका जो रिक्त पद है उनको भर लेना चाहिए, यानी कि पद की रिक्ति की तिथि से 6 माह के भीतर उसको भर लेना चाहिए। नेक्स्ट है कि सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो सबसे लंबे समय तक हमारे बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। कब से कब तक थे दोस्तों? तो 1952 से लेकर के 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति हैं, है ना। 2 कार्यकाल ये अपना पूरा किए थे, 1952 से लेकर के 57 तक और 57 से लेकर के 62 तक ये राष्ट्रपति रहे थे। और जब 1950 में भी इनको राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, लेकिन 52 में जब चुनाव हुआ तो फिर से इनको राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया।
नेक्स्ट सवाल है कि सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो सर्वसम्मति से जो निर्वाचित हुए थे भारत के राष्ट्रपति वो थे एन संजीवा रेड्डी, है ना, एन संजीवा रेड्डी यानी कि नीलम संजीवा रेड्डी। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई थी। तो कार्यकाल पूरा करने से पहले जो मृत्यु हुई थी वो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई थी आपका, ठीक है। तो ये भी आपको कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय करते हैं, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति करेंगे। किसके सलाह पर, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर, यानी कि किनको कौन सा मंत्रालय दिया जाए। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने की अधिकार किसे दिया गया है। तो अगर फांसी की सजा कम करना है या फिर बदल सकते हैं तो वो राष्ट्रपति महोदय, है ना। तो वही ना क्षमादान आपको बताए थे कि राष्ट्रपति का जो क्षमादान है वो अनुच्छेद आपका 72 में है, ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर जोड़ करके आपको पूछ रहा है, दोनों का पूछ रहा है, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी। तो लोकसभा और राज्यसभा को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लोकसभा में 2 ठो और राज्यसभा में 12 गो, तो दोनों मिलाकर के कितना हो गया, 14, है ना। तो कितने राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो 14 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा से 2 सदस्य और राज्यसभा से 12 सदस्य आपका। अगला सवाल है कि सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है। देखिए राष्ट्रपति महोदय जो है ना, ये आपको सर्वोच्च न्यायालय से सॉरी परामर्श ले सकते हैं। तो राष्ट्रपति जो है परामर्श लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय से, सार्वजनिक महत्व यानी कि किसी भी विषय पर परामर्श ले सकते हैं। तो कितने अनुच्छेद के तहत लेंगे, तो 143, है ना, 143 के तहत ये मतलब कि परामर्श ले सकते हैं राष्ट्रपति महोदय। अगला है कि विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है। तो इनका भी नामांकन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा ही। राष्ट्रपति को बहुत अधिकार है दोस्तों, है ना। चलिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना, ताकि क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको लगातार निरंतर मिलते रहेगा और आपकी तैयारी होती रहेगी। अगला है कि राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। देखिए तो वो है धन विधेयक, और धन विधेयक जो है इसको राष्ट्रपति महोदय पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि जो धन विधेयक है ये अनुच्छेद कितने में है। कल ही बताए थे धन विधेयक के बारे में, है ना, धन विधेयक अनुच्छेद कितने में है बताइए कमेंट करके। और एक चीज़ और, वित्त विधेयक भी बताइएगा, है ना, वित्त विधेयक के बारे में भी बताइए कि वित्त विधेयक अनुच्छेद कितने में है, धन विधेयक कितने में है और वित्त विधेयक कितने में है, सभी दोनों का कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट सवाल है आपका कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा के द्वारा। जी हाँ, जब 1950 में चुनाव हुआ था संविधान सभा के द्वारा, तो उस समय भी राजेंद्र प्रसाद को ही आपको राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। और जब 1952 में चुनाव हुआ तो फिर से इनको राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, है ना। तो ये सबसे लंबे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो देखिए अभी आपको बताए थे कि राज्यसभा के 12 सदस्य, और अगर पूछ लिया जाए कि लोकसभा के कितने सदस्य, तो लोकसभा के 2 सदस्य को मनोनीत करते हैं। टोटल अगर पूछ लिया जाए तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, 12 2 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा था राज्यसभा का, तो आंसर हो जाएगा आपका 12। नेक्स्ट है कि युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने का कानूनी रूप से कौन सक्षम है। अगर युद्ध की घोषणा करना है, शांति के लिए घोषणा करना है, तो ये राष्ट्रपति महोदय ही इसकी फैसला करते हैं, यही घोषणा करते हैं। अगला सवाल चलते हैं। प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं। देखिए उपराष्ट्रपति, अभी राष्ट्रपति के बारे में आप लोग को बताया गया कि जो संसद के दोनों सदन है उसके निर्वाचित सदस्य, उसके अलावा राज्य के जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उसमें कौन कौन भाग लेंगे। तो संसद के सभी सदस्य, इसमें कौन होते हैं, सभी सदस्य, इसमें निर्वाचित से मतलब नहीं है, इसमें सभी सदस्य भाग लेते हैं, बस दोनों में थोड़ा सा का अंतर है, ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है दोस्तों, तो ये भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है संसद के सभी सदस्यों के द्वारा।
अगला है कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इनका भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है आपका। ठीक है, चलिए उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। और राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति को किसके समतुल्य वेतन उनको मिलता है, तो उपराष्ट्रपति को दोस्तों राज्यसभा के जो सभापति है ना, उनके समतुल्य इनको वेतन मिलता है आपका। ठीक है, चलिए उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता है, इनको राज्यसभा के सभापति के रूप में इनको वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा का सभापति पर कौन करता है। देखिए राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति ही होते हैं। तो अगर उपराष्ट्रपति जो है अगर अनुपस्थित है ना, उपराष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर उपराष्ट्रपति जो है दोस्तों वो राष्ट्रपति के कार्य को संभाल रहा है और उस दौरान कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति का कार्य कौन करेगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के कार्य कर रहे हैं, तो उपराष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा, तो उपसभापति जो होंगे वो उपराष्ट्रपति के कार्य करेंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति अभी कहाँ बिजी हैं, राष्ट्रपति में बिजी हैं, इसीलिए जो उपराष्ट्रपति का कार्य होगा उनका कार्य करेगा उपसभापति। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है। देखिए उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग तभी करेगा जब मतों के बराबर होने की स्थिति, मगर जब टाई हो जाएगा ना, जब टाई हो जाएगा तो ये निर्णायक मत दे सकते हैं उपराष्ट्रपति। अगला है कि कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। जी हाँ, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करेंगे परंतु उपराष्ट्रपति के मतदान में चुनाव करेंगे, तो वो है मनोनीत सदस्य। अभी ने बताए थे आपको कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेंगे, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में थोड़ा सा का अंतर है, आप ध्यान रखना है। अगला है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, तो आपको पता है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और एस राधाकृष्णन यानी कि इनके जन्मदिन यानी कि 5 सितंबर को मनाया जाता है, हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, 5 सितंबर को मेरा भी बर्थडे है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं आपका कि किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई थी दोस्तों, तो उनका नाम था आपका कृष्णकांत। जब ये उपराष्ट्रपति के पद पर थे उसी समय इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है, तो राज्यसभा का, है ना। भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो किसका सभापति होता है, तो राज्यसभा का वो सभापति होता है। ठीक है, चलिए राज्यसभा की स्थापना कब की गई थी, तो 3 अप्रैल 1952 को होती है राज्यसभा की स्थापना। ठीक है, एक चीज बताइए कि राज्यसभा की जो स्थापना होती है इसमें इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, बताइए इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 13 मई 1952 को। 3 अप्रैल को इसकी स्थापना होती है और 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक होगी। और पहली बैठक में सभापति कौन होंगे, देखिए सभापति दिमाग लगाने वाला चीज़ है, तो राज्यसभा के जो सभापति है दोस्तों वही उपराष्ट्रपति होते हैं, है ना। जो सभापति होते हैं वही उपराष्ट्रपति होते हैं। तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो प्रथम सभापति कौन होंगे, एस राधाकृष्णन होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी घुमा देता है ना, तो आदमी घूम जाता है, ये घूमने वाली चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। अगला सवाल है कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है तो 250 हो सकती है, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोस्तों कि लोकसभा की, है ना, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो अधिकतम होगा 552, है ना। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो 552, और राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250। ठीक है, और 552 में 2 इसमें मनोनीत किया जाता है, और जबकि 250 में 12 मनोनीत किया जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत होते हैं, तो भाई साहब अभी मैंने बता दिया ना कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, जबकि लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होंगे। नेक्स्ट सवाल है आपका
कि राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि का जो निर्वाचन करेगा दोस्तों, वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करेगा। ठीक है, कौन करेगा? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट है कि बिहार के राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो बिहार से राज्यसभा में कितने सीट हैं? तो 16 सदस्य, है ना। कितने सीट हैं? 16 सीट है, 16 सदस्य निर्वाचित होते हैं बिहार से। और लोकसभा के लिए 40, याद रखिएगा, लोकसभा के लिए 40 और विधानसभा के लिए कितने? तो विधानसभा के लिए 243, ये भी याद रखिएगा, विधानसभा के लिए 243। एक चीज कमेंट करके बताइए कि विधान परिषद के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, बताइए तो। विधान परिषद के लिए अगला सवाल हम चलते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु। तो मैंने शुरू में बताया था कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनके न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए भाई साहब, तो लोकसभा के लिए कितनी होगी? 25 ईयर, है ना। कितनी? 25 ईयर, 25 साल। नेक्स्ट सवाल है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो मैंने अभी सवाल पूछा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 वर्ष। जो राज्यसभा के जो सदस्य होंगे ना, उनका कार्यकाल होता है 6 साल। लेकिन जो राज्यसभा का कार्यकाल अगर पूछ लिया जाए तो इनका कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं होता है, क्योंकि 1/3 जो सदस्य होते हैं ये प्रत्येक 2 वर्षों में निर्वाचित होते रहते हैं, है ना, सेवानिवृत्त होते रहते हैं। ठीक है, फिर इनके जगह पर दूसरे आते हैं। अगला है कि वह कौन सी सभा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह कौन सी सभा है जिसका सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता? भैया राज्यसभा, क्या राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है ना, उसका सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, अगला है कि राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है दोस्तों? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य मिल करके राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करेगा? अभी देखिए यहाँ पर सभापति महोदय का चुनाव हो गया लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर के। अब है कि उपसभापति का चुनाव कैसे होगा? तो राज्यसभा के सदस्य के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की जो सूचना जारी करेगा वो निर्वाचन आयोग करेगा, है ना। और नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कहने का मतलब क्या होगा? उपराष्ट्रपति, है ना। यानी कि उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति सबको पता है ना। सभापति पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज नहीं करना है, वो होंगे डॉक्टर एस राधा कृष्णन महोदय। चलिए, तो ये रहा दोस्तों आज का क्लास। कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हमारे चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपको नोट्स नहीं मिला है, तो आप इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा। इसमें 351 मात्र चार्ज है। इसके बाद प्रधान शिक्षक का DLED, समान अध्ययन, मैथ, रीजनिंग, जो भी इसका सिलेबस है वो आपको सारा चीज़ यहाँ पर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसका डेली क्लास भी मिलेगा आपको, मात्र 351 चार्ज है। 351 आपको कैसे पे करना है दोस्तों? तो आप गूगल पे चलाते होंगे, फ़ोन पे चलाते होंगे, पेटीएम चलाते होंगे, व्हाट्सएप पे चलाते होंगे, अमेजन पे चलाते होंगे, किसी भी माध्यम से आप इस नंबर पर पे कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर आप भेज दीजिए। आपको ग्रुप में जोड़ देंगे और आपको सभी चीज़ मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग बिलीस करना चाहते हैं तो बिलीस के लिए भी आप अभी लास्ट डेट मात्र 14 अक्टूबर है ना, 14 अक्टूबर है, 14 अक्टूबर तक ही एडमिशन होगा। और ये 1 नवंबर से एग्ज़ाम भी हो जाएगा, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दोनों का एग्ज़ाम हो जाएगा ना, बैक से हो जाएगा। इसमें सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दोनों का एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर बिलीस करना चाह रहे हैं, नवंबर में एग्ज़ाम है और उसके जस्ट 1-2 महीना के अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, यानी कि दिसंबर जनवरी तक रिजल्ट आ जाएगा, है ना। यानी कि जो बिलीस आने वाला है बिहार में वैकेंसी, वो आपका पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो इस नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो नए सदस्य हैं अभी तक हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, PDF लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे 351 पे कर दीजिएगा और हमको भेज दीजिएगा इसी नंबर पर। ठीक है, चलिए, अब टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम पर हर एक प्रकार का सूचना आपको मिलते रहेगा। कोई भी नोटिफिकेशन हो, किसी प्रकार की सूचना हो, किसी प्रकार की जानकारी हो, है ना,
तो और वहाँ पर प्रैक्टिस भी होते रहता है। तो टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा कैरियर परिवार, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिए हैं ना, डायरेक्ट आप वहाँ से लिंक पे क्लिक कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। आपके मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन लेकिन होना चाहिए, एप्लीकेशन नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। कैरियर परिवार नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें अभी 3-4 हज़ार लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कल इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।